हम बहुत सी जगहों पर सर ये पढ़ रहे हैं कि इस जंग के अंदर एक बड़ा एलिमेंट रिलीजियस का भी है। मैं इंडियन मीडिया को बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो तो इसको क्रिश्चियनिटी और ज्यूस की जो लड़ाई है वो मुसलमानों के साथ शो कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमने देखा कि वाइट हाउस में कुछ जो क्रिश्चियन फादर्स थे उनको बुलाया, वहाँ पर वो कुछ इबादत उनकी जानिब से की गई। आप सर इसको कैसे देख रही हैं? ये सिर्फ ईरान में रजीम चेंज के खिलाफ एक जंग कोशिश थी अमेरिका की, या ये वाला पहलू भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है? मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इवन इसराइल के अंदर भी जो रबीज हैं, इनके भी डिफरेंट फैक्शंस हैं, जैसे हमारे मुसलमानों के होते हैं। एक तो इस लड़ाई पे बिलीव नहीं करते, बट एक ये स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि किसी किस्म का गुनाह जो है वो करना जायज है, और उस गुनाह का जो गुनाह है वो भी दूसरी पार्टी को जाएगा। तो ये नेतन्याहू, जिनको मैं अक्सर सेतन्याहू कहता हूँ, ये भी उसी से बिलोंग करते हैं। असल में ईस्टर्न यूरोप से आए थे ना, मोस्टली ज्यूज। तो यहाँ पे जब इसराइल पे भी आए तो व्हाइट और ब्राउन जूस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ये व्हाइट जूस है, पोलैंड से इनके वालदैन का ताल्लुक है। इनके वालदैन का कोई मजहब नहीं था। तो बेसिकली नेतन्याहू का भी कोई मजहब नहीं है, सिर्फ ये उन रबीज जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जो जो उसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने देखा है कि जो एप्स्टीन फाइल भी उसी कॉन्सेप्ट पे हैं। तो ये उस कॉन्सेप्ट के करने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका अमेरिका वैसे एक रिलीजियसली इंक्लाइंड कंट्री तो हमेशा था, और उन्होंने वो बस एक लिबादा, वो सेकुलरिज्म वगैरह ओढ़ा हुआ था। बिकॉज पीट हेग्सेथ के जो बयानात हैं प्रोफेटिक डिल्यूजन्स वाले, तो ये अपना ही अगर आप इनकी देखें बुक के हिसाब से, तो ये इनके ऊपर ज्यादा लागू होता है जो वो मुसलमानों पे लागू कर रहे थे पीट हेग्सेथ। क्योंकि इनके मुताबिक ज्यूस के तो ये किलिंग्स भी कर सकते हैं, लैंड भी ले सकते हैं, और फसाद भी बर्पा कर सकते हैं। तो अगर किसी को न्यूट्रलाइज होना चाहिए फ्रॉम पीट हेग्सेथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इजरायलीज हैं, नॉट द इरानियंस, नॉट द मुस्लिम्स। फिर जिस तरह के ये टैटूज हेग्सेथ भी पहनते हैं, जिस तरह का ब्रीफ जो है ईरानियन अमेरिकन फौजियों को उनके जनरल्स ने इस जंग से पहले जो ब्रीफ दी थी, वो यही कहा था कि ये आप जीसस के लिए जंग कर रहे हैं, और जो एंटी क्राइस्ट फोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगी। एक किस्म का ये आर्मागेडन है कि इसके बाद एक नया वो सारी फोर्सेज जो है खत्म हो जाएंगी। इस तरह की ब्रीफ इनको दी गई हैं। तो ये, और मैं इस सिलसिले में बहुत कुछ और भी बता सकता हूँ कि किस तरह इनके एक जो पेस्टर हैं, आई डोंट नो क्या नाम उनका, गॉर्की है समथिंग, कि जिन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद अक्सा को तबाह कर दें और उसका ब्लेम आप डालें ईरानियंस पे, और उसके बदले फिर हम थर्ड टेम्पल जो है वो कर लेंगे, यानी कि खुदा न खासा मस्जिद अक्सा और रॉक ऑफ डोम दोनों को आप तबाह कर दें। तो ये चीजें फिर लिंडसे ग्राहम और इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो थर्ड टेम्पल है ये बनना चाहिए। और अब ये इस आइडियोलॉजी को लेके आगे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे बयानिए एक्चुअली पिट चुके हैं, क्योंकि वो इतने बोगस और बोधे थे, और इतने ज्यादा उन्होंने उसमें चेंजेस की थी। तो मैं बस इस चीज का ही आपसे बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, हमने ये सुना तो था कि ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी बड़ी बेहतरीन है, वो ड्रोन्स भी जो है वो जो बना रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहे हैं इस जंग के अंदर अमेरिका को और इसराइल को। लेकिन ये जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स को मिडल ईस्ट में ईरान ने टारगेट किया, उनके रडार सिस्टम्स को एंगेज किया, और वहाँ पे जो उनकी स्ट्राइक्स थी वो बड़ी कामयाब रहीं। ये कैपेबिलिटी तो ईरान के पास नहीं थी। इसमें आपके नज़दीक वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ईरान को मदद फराहम की, जिसके नतीजे में ईरान जो है ये सब कुछ करने में कामयाब हुआ है? देखिए, जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या चाइनीज और रशियन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया था। अब वो हेल्प किस तरह की है, ये एक इंटेलिजेंट गेस हो सकता है। मतलब चाइनीज जो बड़ा सटीक तरीके से काम करते हैं, वो जो अभी इनकी मिसाइल प्रोडक्शन है उसको उसमें हेल्प कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस रहे इस जंग के दौरान भी। प्लस वो इनको सैटेलाइट नेविगेशन दे सकते हैं, प्लस वो उनको, जैसे वो ऑलरेडी बेदू 3 दे रहे हैं अपना नेविगेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ जीपीएस के बदले जो यूज कर रहे हैं। जी। फिर इनको वो साइबर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम सुन रहे थे कि इन्होंने कुछ इजराइल के अंदर इन्होंने साइबर को यूज करते हुए उनके कैमरास को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया स्ट्रीट्स के। सो इसके अलावा वो इनको काउंटर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। सो
देयर आर सो मेनी वेज जिसके अंदर वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, और आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और जहां तक रशियंस का ताल्लुक है, जो बात सुनी गई है वो ये है कि उन्होंने इनको प्रिसाइज टारगेट्स फ्राहम किए हैं, हर उस जगह के, हर रेडार के, हर इंस्टॉलेशन के। प्लस आप जानते हैं कि चाइनीज शिप जो है वो भी आसपास खलीज ओमान के पास फिर रही है, और अमेरिकन की जरूरत नहीं है कि उसको करें। और वो शिप है ही इंटेलिजेंस जो कोऑर्डिनेट करती है और सारा कुछ आसपास की रिपोर्टिंग करती है। तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग विच इज, और वो क्यों नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो दिस इज अ टाइम फॉर देम कि वो। बिल्कुल ठीक। और सर, जी ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को जिस तरीके से हिट किया है, अब ईरान की जो मिसाइल साजी की सलाहियत है उन्होंने कहा वो 10% रह गई है, 90% अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के नतीजे में ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से ईरान सर अभी जवाब दे रहा है, आपको लगता है कि ये क्लेम ये ठीक है, या ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये बातें ठीक है? असल में ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स और ड्रोन प्रोडक्शन की सलाहियत जो है वो ठीक ठाक मौजूद है? इसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, ये MIT के एक प्रोफेसर हैं, टेड समथिंग, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने उस वीडियो में दिखाया था कि ईरानियन मिसाइल लॉन्चेस जो हैं वो सडनली सहरा में से एकदम निकल आता है। यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको पॉइंट आउट करके उन लॉन्चर को ढूंढा जाए और उनको मारा जाए। इसी तरह उन्होंने दिखाया था कि जब वो मिसाइल्स, मतलब उन्होंने इसराइल की वीडियोस बनाई थी उनके हवा में, कि किस तरह उनमें से वो एक क्लस्टर्स निकल रहे हैं, यानी कि एक एक मिसाइल में से 10-10 डिकॉयज निकलते हैं जो करते हैं। सो इस बात को बताने का पर्पस ये है कि अगर अमेरिका और इसराइल ये क्लेम करता है कि हमने उनकी डिस्ट्रॉय कर दी है और 10% रह गई, इस क्लेम को तो मैं नहीं मानता। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिसाइल और ड्रोन की जो तादाद है और कैपेबिलिटी है टू लॉन्च, वो कम हो जाएगी। जैसे पहले दिन हमने देखा था 351 मिसाइल लॉन्च किए ईरान ने, 9वें दिन में जाके ये 19 रह गए। तो जाहिर है ईरान अब देख रहा है कि ये वॉर लंबी हो रही है, तो या तो वो इसको इंटेलिजेंटली कैलिब्रेट कर रहा है, और या उनकी मिसाइल जो है वो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता कम तो होने शुरू हो गए होंगे। नहीं तो सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब ये जंग जो है वो लंबी होती जा रही है, इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो ये कहा है कि जंग जो है वो अपने खात्मे के करीब है, और जो नई ईरानियन लीडरशिप है उनको भी टारगेट करने के हवाले से उन्होंने जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू की है। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में नई ईरानियन लीडरशिप को अगर अमेरिका टारगेट करता है तो इस जंग से बाहर निकलना अमेरिका के लिए आसान होगा, और अदरवाइज अगर अमेरिका उनको टारगेट नहीं करता तो अमेरिका के लिए इस जंग से निकलना आसान होगा आपके नजदीक? जी, पहले तो ये है कि अब ट्रंप साहब ने 31 मार्च को चाइना जाना है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उससे पहले कोई ना कोई चीज हो जाए, बिकॉज जंग को कंटिन्यू करते हुए 3 दिन का दौरा करना, ये जरा एक मुश्किल सी लगती है प्रोपोजिशन। दूसरा, इसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अब पहली बार सारे गल्फ के जो लीडर्स हैं उनसे बात की है, तो और मेरे ख्याल में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी बात की है। जी तो बिल्कुल। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है और उसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। अब जाहिर है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए इस वॉर, जिसको वो इस एस्केलेशन लेवल पे ले गए हैं, इससे पीछे हटना उनकी एक पॉलिटिकल डिफीट मानी जाएगी, अनलेस के वो इसको लफाजी से कन्वर्ट कर दें एक फतह के तौर पे। यस, अगर वो खुदा ना खास्ता इस सेकंड लीडरशिप को भी हिट कर देते हैं तो वो एक विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अब ईरान के लिए भी 2 बड़ी टफ चॉइसेस हैं। एक, ईरान ने कहा है कि मैं निगोशिएटिंग टेबल पे स्ट्रेंथ के साथ बैठूंगा और उस टेबल पे इसराइल नहीं होगा, क्योंकि वो तंग आ गए कि हर 6 महीने के बाद ये फिर अटैक करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ईरान को डिप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत है, उनकी इकोनॉमीज भी बड़ी स्ट्रांग है रिलेटिवली। सो एक ये ईरान के लिए, ईरान ने कहा इस जंग से मैं उसी वक्त निकलना चाहूंगा जब मैं इनको इतना डैमेज कर दूं कि इनको अंदाजा हो जाए कि अगली बार इन्होंने यही चीज की तो इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप हो जाती है तो वो भी ईरान के लिए एक बहुत एक लम्हा होगा, डिफिकल्ट चॉइस होगी। वैसे तो हम कहते हैं कि इन्होंने 4 स्टेजेस तक लीडरशिप की दो को डिसाइड किया हुआ है, और जब 3rd लीडरशिप आएगी वो फिर 4 को कर लेगी, यानी कि हमेशा 4 अल्टरनेट लीडरशिप की एक पूरी लेयर इनके पास होगी। बट हैविंग सेड दैट, ईरान जाहिर है बहुत ज्यादा तबाही का शिकार भी है इस वक्त, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अकेला जंग लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमने देखा चंद रोज कबल कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स जो है वो गिरकर तबाह हुए, उसके बाद
ईरान ने पहले क्लेम किया कि ये फाइटर जेट्स उन्होंने गिराए हैं, फिर ये खबरें आई कि कुवैत में जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था वहाँ पर जो है उन्होंने गलती से उनको हिट किया और वो जो है वो जहाज़ गिरे। ईरान में कुछ लोगों का कहना है कि गलती से एक जहाज़ गिरा दिया, आप लोगों ने 3 जहाज़ों को जो है वो गलती से कैसे गिरा दिया? आप चूंकि आपने एक बड़ा लंबा अरसा एयरफोर्स में सर्व किया है, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से वो 3 जहाज़ जो है वो तबाह हुए? एक्चुअली जहाज आमतौर पे अगर हम कहें ना, जो फ्रेंडली फ्रेंडसाइड का वर्ड यूज होता है कि फ्रेंडली फायर में चले गए। जैसे आपने देखा कि जब पुलवामा का इंसिडेंट था तो एक इंडियन हेलीकॉप्टर भी कश्मीर में अपने ही मिसाइल उसके फायर हो गए थे। जी तो इस चीज के चांसेस इस वॉर में रिलेटिवली ज्यादा लगते हैं कि वो अब उस किस वजह से हुआ, बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं। अदरवाइज तो हम जानते हैं कि ईरान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है कि जिससे वो कुवैत की फिजा में बैठे हुए अमेरिकन को कर दे। अब आई डोंट नो कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देयर इज समथिंग कोई हो गई हो, उसके बारे में भी क्लियर नहीं है वर्ल्ड। सो आप डेफिनेटली इस पे कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते कि इसी वजह से हुआ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये अपने ही जो एक फ्रेंडली फायर हो जाता है वो उससे ही मुझे लग रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। थोड़ी सी बात कर लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी इस वक्त जंग जारी है और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो बड़ी बेहतरीन स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में कर रही हैं। सर हम ये देख रहे हैं हम लोगों ने अपने से कई गुना बड़ी फ़िज़ाइया को गुज़श्ता साल इबरतनाक शिकस्त दी और दुनिया को दिखा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ऐसे में अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास फ़िज़ाइया का वजूद ही नहीं है, वो ये क्लेम कर रहा है कि हमारी एयरफोर्स ने हिट किया है। इंडियन मीडिया जो है वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी कि अफ़गान फ़िज़ाइया की कार्रवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। सर ये इन क्लेम्स को आप सर कैसे देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जिस तरीके से वहाँ पर टारगेटेड स्ट्राइक्स कर रही हैं, इसका कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान को? देखिए, इंडियन मीडिया को तो आप अब सीरियसली लेना छोड़ दें। ये इन्होंने जो ऑपरेशन किया था अपनी तरफ से सिंदूर, उसमें इनके मीडिया की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर बड़ी सुपर हुई, क्योंकि बहुत जाहिर है इन्होंने एग्जैजरेटेड किस्म की फिगर्स दी और वो जो रश ऑफ ब्लड में आई डोंट नो क्या क्या इन्होंने बोला, उसमें बहुत फॉल्स क्लेम्स किए। जी तो वो तो इट इज वेरी नेचुरल कि वो एक इसी किस्म का बयानिया बनाएंगे और फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो उसको तो मैं किसी खातिर में नहीं लाता। बाकी जो इसके अफगानिस्तान के क्लेम्स, आप रैशनली उन क्लेम्स को देखें कि ना उनकी कोई एयरफोर्स है, ठीक है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा जो ग्राउंड पे उनके पास गन्स हैं जिनसे वो फायर कर सकते हैं, एंड दे कैन फायर अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखें कि एक रूल याद रखिए कि जो स्टेट होती है इट ऑलवेज प्रिवेल्स अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर इन अ कंट्री। चाहे किसी किस्म की भी बगावत हो, एट द एंड ऑफ द डे स्टेट प्रिवेल कर जाती है। जब हम अफगानिस्तान को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो उसको भी जब हम ये मिलिट्री कंपैरिजन में लाते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट एक नॉन स्टेट एक्टर की ही लेवल पर चली जाती है। सो स्टेट और नॉन स्टेट में कोई उस तरह तो है नहीं। पाकिस्तान बहुत ध्यान से बहुत टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ अमेरिकन की तरह नहीं होता कि अमेरिकन ने जैसे AI क्लॉडिया है उसको दी हुई है टारगेटिंग, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े और खवातीन की भी। पाकिस्तान में टारगेट्स को बड़ा माइन्यूटली स्टडी किया जाता है। हर टारगेट को जो चीफ्स हैं आर्मी के और एयरफोर्स वो खुद देखते हैं, वो 100% इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, और बाज़ औक़ात 10 में से 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जाहिर है जेनेवा कन्वेंशन के तहत भी ये है, और दूसरा कि वी आर वेरी केयरफुल। इसलिए आप देखें कि अभी तक हमने बड़ी प्रिसाइज फिगर दी थी कि 560 या 663 इस तरह की हम फिगर देते हैं, बिकॉज वी न्यू ईच एंड एवरी तालिबान या तालिबान के सपोर्टर जिसको हम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स डिस्ट्रक्शन करना चाहती और हमास लेवल, तो आप सोच नहीं सकते कि इसी अरसे में किस कदर बड़ी तबाही आ सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानियों के साथ तो कोई इशू नहीं है। इट्स ओनली तालिबान, TTP और तालिबान लीडरशिप, इन दोनों के दरमियान में हमें डिफरेंस रखना चाहिए। इसी तरह अफगान के अवाम जो हैं उनकी फीलिंग्स पाकिस्तान के बारे में आर एंटायरली डिफरेंट। बेशक उनको एक प्रोपेगेंडा के तहत बाज़ औक़ात डोज मिलती है, बट स्टिल इट इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट देयर लीडरशिप इज थिंकिंग। सो अभी तक पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, बहुत
टारगेटेड तरीके से चल रहे हैं ताकि इनको समझ आ जाए कि इट्स नॉट, यानी कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। बिल्कुल सर, आखिर में सर ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ ममालिक को अफगानिस्तान ने अप्रोच किया है और वो चाहते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं, अब अफगानिस्तान ये चाहता है कि कुछ सेटलमेंट हो पाकिस्तान के साथ उनकी। आपको लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी अभी हमें अफगानिस्तान की जानिब से खुद दी गई है, इस पे हमें उनके साथ ऐसी किसी कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, या हमें एक मरतबा उनको मुकम्मल सबक देकर फिर जो है वो किसी टेबल टॉक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ दोस्त ममालिक इसमें पढ़ रहे हैं दोबारा? नहीं, देखिए हमने तो बार बार, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि जिस वक्त ये रिनाउंस कर देंगे अपनी सपोर्ट टीटीपी को और कह देंगे और हमें गारंटीज दे देंगे तो दैट्स इट, और हमारा मसला क्या है इनके साथ। लेकिन जितना इनको हमने सपोर्ट किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी कि आप टीटीपी जो तालिबान रजीम है इसके लिए क्यों आप सारी दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी हेल्प करें, इनको स्टेबलाइज करने दें कंट्री, क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुकात थे। हमारी कोई इटर्नल दुश्मनी तो नहीं है ना, दुश्मनी तो इन्होंने डोरेंट लाइन पे पाली हुई थी, हमारी क्या थी, हम तो इनको सारी उम्र सपोर्ट किया है। तो अगर ये आज ये कंट्रीज आते हैं और ये लीडरशिप कहती है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सौ बिस्मिल्लाह, वी आर मोर देन वेलकम। हम खामखाई तो किसी नेबर के साथ मतलब जंग नहीं ना करना चाहते, स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में जब रीजन जो है पूरा वॉलेटाइल हुआ है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर।